हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुशी ज्ञान चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि कोर्स 3 का सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग यूनिट 1 और उसका चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चलो फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलो फिर आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि लर्निंग का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि लर्निंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द होल फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। लर्निंग जो होता है वो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइकोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो आपके शिक्षा का फील्ड हो। ठीक है, तो हमें बोलते हैं कि लर्निंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें जो भी मॉडिफिकेशन पाया जाता है वो किसके बदौलत पाया जाता है? उसके लर्निंग के बदौलत, उसके सीखने के बदौलत। ठीक है, आप अगर कुछ सीखते हो ना, तो सबसे पहले आपके व्यवहार में चेंजेस आता है। इसी के लिए बोला जाता है इट इज दस दैट लर्नर इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे बोला जाता है कि जब भी आप कुछ सीखते हो ना, सीखना सबके लिए है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, सब कोई सीखता है। सब कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखता ही सीखता है, और सीखने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो सबसे पहले उसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है, आपके बिहेवियर पे पड़ता है, और आपका बिहेवियर सबसे पहले चेंज होता है। इसी के चलते यहाँ पे बोल रहा है लर्निंग जो होता है ना, वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट से सीखते हो आप अपने आस पड़ोस से सीखते हो, आप हर जगह से जो भी चीज सीखते हो ना, उसका असर सबसे पहले आपके बिहेवियर में पड़ता है। फिर आगे बोलते हैं यहाँ पे कि लर्निंग इज द की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। लर्निंग जो है एक की प्रोसेस है ह्यूमन बिहेवियर का। ठीक है, पेरेंट्स एंड टीचर आर ग्रेटली इंटरेस्टेड इन चाइल्ड लर्निंग। जो पेरेंट्स होते हैं या फिर टीचर होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अपने बच्चे को सीखता हुआ देखने के लिए, है ना। अगर घर में छोटा सा बेबी अगर आता है तो सबसे पहले मम्मी पापा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। उनका बच्चा जब पहली बार माँ बोलता है या फिर पहली बार चलना स्टार्ट करता है, फिर चीजों को पकड़ना स्टार्ट करता है, तो पेरेंट्स जो होते हैं या फिर टीचर जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अपने बच्चे को सीखता हुआ देखने के लिए। ठीक है, चाइल्ड इंस्टिंक्ट, एटीट्यूड, appreciation, skills and abilities are primarily the product of learning। तो यहाँ पे बोलता है कि बच्चा का जो भी करना होता है, उसका जो भी बिहेवियर होता है, जो भी उसका सीखने के तरीके होते हैं, जो भी उसमें एबिलिटीज होते हैं, ये जो होते हैं बच्चे में प्राइमरी प्रोडक्ट है लर्निंग का। ठीक है, अगर कोई बच्चा सीखता है, ठीक है, तो आप उसके सीखने के क्रम में अगर आप कुछ भी करके लाता है, ठीक है, अगर उसको आप शाबाशी दे दोगे ना, उसको लगेगा अरे यार मैंने बहुत अच्छा किया, मतलब नेक्स्ट टाइम मेरे को इससे भी बेटर करना है, ताकि मेरे को इससे भी ज्यादा शाबाशी मिले। ठीक है, तो इसी के चलते बोलता है कि लर्निंग के प्रोसेस में कभी कभी बच्चों को डांटना और कभी कभी बच्चों को वाहवाही देना भी उनके सीखने के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। ठीक है, इट इन्फ्लुएंस आवर लैंग्वेज, इंटरेस्ट एंड गोल ऑल्सो। बोलते हैं कि जब आप सीखना स्टार्ट करते हो तो आपके इंटरेस्ट, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगी। जो सीखना होता है ना, वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, आपका सीखना ही आपको गोल तक पहुंचाता है। ठीक है, जब आप सीखना स्टार्ट करते हो सबसे पहले तो आपके बोलने में परिवर्तन होता है, आपका जो इंटरेस्ट है वो बदलेगा। अच्छा, मुझे ये सीखना है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, मतलब मैं ये सीखूंगा, है ना। तो उससे क्या होता है, आप अपने गोल को अचीव कर पाते हो। एंड इट इज in this light that learning is also known as a process of problem solving। जब आप लर्न करना स्टार्ट करते हो ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिलते चला जाता है। तो इसी के चलते अगर सिंपल वे में इसको देखेंगे तो लर्निंग क्या होता है, हर इंसान जो होता है वो सीखता है। ठीक है, जब अपने माता गर्भ में होता है ना, वहां पे भी वो सीखता है। उसकी मम्मा जो भी पढ़ती है, फिर जो भी देखती है, उसका असर उसके बच्चे के दिमाग में होता है। ठीक है, और जब वो इस दुनिया में आता है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको तो सीखना ही सीखना है। इंसान हर मोमेंट में सीखता है। इसी के चलते बोला जाता है जो डेवलपमेंट जो होता है ना, वो जीवन पर्यंत चलने वाली चीज है। ठीक है, उसी प्रकार से लर्निंग भी जो है ना, आप जब जन्म लेते हो तब से लेके जब तक आप मरते हो तब तक आप कुछ ना कुछ हर दिन सीखते रहते हो। इधर से उधर से, समाज से, घर से, स्कूल से, टीवी से, फोन से, जहां से भी सीखो आप सीखते रहते हो। ठीक है, तो यही होता है इन शॉर्ट आपका लर्निंग का मतलब। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग में बहुत सारे जो शिक्षा शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या क्या बोला है लर्निंग के बारे में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेंगे गेट्स एंड अदर्स के बारे में। तो बोलता है लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जब आप लर्न करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले मैंने भी आपको बताया था कि सबसे पहले आपका क्या होगा, बिहेवियर चेंज होगा। जितना ज्यादा आप उस चीज को करोगे, जितना ज्यादा आप उस चीज के बारे में जानोगे, उतना ज्यादा ही आपको वो चीजें
समझ में आएगी और उतना ज्यादा ही आपके बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर आप किसी चीज को जानते नहीं हो ना, तो आप उस चीज के पास जाना भी नहीं चाहोगे। लेकिन जब आपके अंदर एक इंटरेस्ट जागता है ना कि नहीं, मुझे वो चीजें, वो पर्टिकुलर चीज मुझे सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा को साइकिल दे दो तो उसको चलाने नहीं आता है, वो उसको दूर से देखेगा, उसको चला चला के ऐसे ले लेके इधर उधर घूमेगा, लेकिन किसी को छूने नहीं देगा। लेकिन जब उसको चलाने आ जाएगा ना, जितना ज्यादा वो उसको हाथ से इधर उधर करेगा, उतना ज्यादा उसको इंटरेस्ट जागेगा कि वो उसके ऊपर बैठ के भी चलाए। जितना ज्यादा वो उसको एक्सपीरियंस करेगा ना, उतना जल्दी ही वो लर्न करेगा। तो यही है इसका मतलब। तो इसी के चलते बोला जाता है कि जितना ज्यादा आप चीजों को करोगे, जितना ज्यादा आप किसी चीजों को एक्सपीरियंस करते हो, किसी का ट्रेनिंग लेते हो, उतना ही ज्यादा आपके बिहेवियर में चेंजेस आता है और उतना ही ज्यादा आप सीखते हो। तो यही बोलना था गेट्स एंड अदर्स का। स्किनर्स ने बोला लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। ठीक है, सीखना क्या होता है कि आपको एक सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। ठीक है, बेसिकली स्किनर ने बोला कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। जो आप सीखते हो आप उसको अडॉप्ट करते हो। ठीक है, उसमें सामंजस्य स्थापित करते हो। जब तक आप उस चीज के साथ अपना सामंजस्य स्थापित नहीं करोगे, तब तक आप किसी भी चीज को सीख नहीं पाओगे। ठीक है, इसी के चलते बोला जाता है कि जब भी आप किसी चीज को सीखते हो ना, तो आप उसको पहले अडॉप्ट करो कि हाँ, आप इसको सीख सकते हो। ठीक है, आप ये सीखना चाहते हो, आपको ये सीखना है। ठीक है, तभी आप उस चीज को सीख सकते हो। नेक्स्ट है वुडवर्थ। इन्होंने बोला द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, वुडवर्थ ने बोला कि जो भी आपका नया ज्ञान होता है ना, या फिर कोई नई प्रतिक्रियाएं होती है जो आप प्राप्त करते हो, वही जो है आपके सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, कुछ भी नया आप सीखते हो या फिर कुछ भी नया आप जानकारी प्राप्त करते हो, वो क्या हो रहा है, आप सीख रहे हो कुछ। ठीक है, तो इसी के चलते वुडवर्थ ने बोला द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को आप अक्वायर कर रहे हो जो नया है, या फिर कोई नॉलेज हो गया, या फिर कोई रिस्पॉन्स हो गया, तो वही आपका लर्निंग कहलाता है। थॉर्नडाइक ने बोला लर्निंग इज सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग इट विद स्टिमुलस। ठीक है, तो इनका बोलना था कि अधिगम जो होता है ना, वो समुचित प्रतिक्रिया का चयन करना तथा उसे उद्दीपन से जोड़ना होता है। ठीक है, गिलफोर्ड ने बोला कि लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। ठीक है, तो गिलफोर्ड का बोलना था कि आपके परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं, वही आपका अधिगम होता है, वही आपका सीखना होता है, वही आपका लर्निंग होता है। क्रो एंड क्रो ने बोला लर्निंग इज द इक्वेशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो के द्वारा बोलना था कि अधिगम जो होता है ना, वो आदतों, ज्ञान एवं अभिवृद्धि का, जो आपका अभिवृद्धि है, उसका अर्जन होता है। ठीक है, आप उसको अर्ज कर रहे हो, मतलब आप उसको ले रहे हो खुद के अंदर। ठीक है, तो यही होता है आपका लर्निंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डेफिनेशन अच्छे से। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं होती है। लर्निंग की विशेषताओं के बारे में योकम और सिम्पसन जो थे, उन्होंने इस पे स्टडी किया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई है, जो मैं आपके साथ आज बताने वाली हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया है, तो अभी मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप इसको ध्यान से सुनना और एग्जाम में अपने शब्दों में लिख के आना। ठीक है, तो चलो फिर हम एक एक करके सबको देख लेंगे। तो यहाँ पे बोलता है कि ऑल लिविंग इज लर्निंग। जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, सब क्या है, सबको सब लर्निंग है, मतलब सबको सीखना है। चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, सबको ही सीखता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सीखता नहीं है, सबको ही सीखता ही सीखता है। अपने जीवन में कुछ ना कुछ सबको सीखना है। इसके चलते बोलता है कि ऑल लिविंग जो क्या है, वो लर्निंग है। सारे लिविंग जो है वो लर्निंग है। ठीक है, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, आप जैसे जैसे सीखोगे आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आएगा। इसी के चलते बोलता है लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, आप जितना ज्यादा सीखोगे आपके बिहेवियर में उतने ही ज्यादा चेंजेस आएंगे। अगर आपको कोई चीज करने नहीं आएगा ना, पहली बात है कि डरोगे। ठीक है, लेकिन जब आप उस चीज को सीख जाओगे ना, अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ मुझे ये फॉर्मूला बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, ठीक है, तो आप फटाक से उनको बता दोगे। लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि आप डरोगे चीजों से। वैसे जब एक बच्चों को साइकिल दे दो, तो साइकिल जब उसको चलाने नहीं आएगा, वो उससे डरेगा, वो उससे भागेगा। ठीक है, लेकिन जब वो चलाना सीख जाएगा, तो पता नहीं वो कहाँ भाग जाएगा, आपको ही पता नहीं होगा। तो इसके चलते बोलता है कि लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग इज एडजस्टमेंट। जब आप चीजों को सीखते हो, तो आप किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करना सीखते हो। ठीक है, जैसे जैसे आप लर्न करोगे ना, आप अपने आप को एडजस्ट करना भी सीख जाओगे। तो लर्निंग इज एडजस्टमेंट इसी के चलते बोलता है कि वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलता है इट कम्स अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा किसी चीज को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप सीखोगे।
ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ले लो मैथ्स क्या प्रैक्टिस वाली चीज है, अगर उसको प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो आपके दिमाग से सारे फॉर्मूलाज निकल जाएंगे। इसके चलते बोलते हैं कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना चीजों को उतना ज्यादा आप सीखोगे। लर्निंग इज यूनिवर्सल, लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल है। बोला जाता है कि सीखना सिर्फ इंसान में ही नहीं पाया जाता है, ठीक है, संसार में जितने भी जीवधारी है ना, चाहे वो पशु पक्षी या फिर कोई भी क्यों ना हो, सब कोई सीखता है। इसी के चलते बोलता है कि लर्निंग इज यूनिवर्सल है, ठीक है। लर्निंग इज ग्रोथ, आप सीखना स्टार्ट करोगे तो आपका ग्रोथ होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप सीख रहे हो तो आप नीचे की ओर जा रहे हो, आप सीखोगे तो ऊपर की ओर ही जाओगे। इसके चलते बोलता है लर्निंग इज ग्रोथ। नेक्स्ट है लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस। तो लर्निंग क्या होता है, आप में बहुत सारी चीजों को चेंज करता है। अगर आप में कुछ बुरे हैबिट्स हैं और आप कुछ अच्छे हैबिट्स सीख रहे हो तो आपका बुरा हैबिट जो होता है वो परमानेंटली आपके अंदर से चला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है लर्निंग इज डिस्कवरी। आप जितना ज्यादा सीखोगे आप उतना ज्यादा डिस्कवर करोगे, क्योंकि आपका सीखने का जो तरीका है ना, वो जितना ज्यादा आप सीखोगे ना, आप नई नई चीजों के बारे में जानोगे, तो वही क्या है, डिस्कवरी होता है। तो इसी के लिए बोलता है लर्निंग इज डिस्कवरी। तो बोलता है लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो जब आप सीखना स्टार्ट करते हो ना तो आप उसको डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। जब आप सीखना स्टार्ट करोगे ना तो कुछ दिन के बाद आपको समझ में आए कि नहीं, आपने ये सारी चीजें तो सीख ली है जिसको कि आप कहीं और भी यूज कर पा रहे हो। इसके चलते बोलता है कि लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे लर्निंग कर्व के बारे में, ठीक है। लर्निंग कर्व का मतलब होता है अधिगम का वक्र, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। जो भी मैं बताऊंगी वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो उसको आप अच्छे से इसका नोट्स लेना। वैसे मैं सारे नोट्स जो होगा ना वो टेलीग्राम पे डालती जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे अधिगम वक्र क्या होता है। तो अधिगम वक्र के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे बोलता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर, टू ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। जो लर्निंग होता है ना वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, फिजिकल एबिलिटी ऑफ द लर्नर, और दूसरा है इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द लर्नर। सबसे पहले डिपेंड करता है कि जो सीख रहा है, जो भी बच्चा हमारा सीख रहा है, उसका फिजिकल एबिलिटी कितना, वो कितना सीख सकता है, ठीक है। और दूसरा है कि जो बच्चा सीख रहा है उसका इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटीज कितना है, उस पर डिपेंड करता है सीखना आपका, ठीक है। तो हम बोलते हैं बिकॉज नो टू इंडिविजुअल आर इक्वल और सिमिलर फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट्स। अगर देखा जाए ऐसे तो कोई भी दो इंसान जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। हर इंसान का अपना अपना एक एबिलिटीज होता है और उस एबिलिटीज में ही वो सीखता है, वही एबिलिटी में वो सीखता है, उससे बियॉन्ड वो नहीं जाता है। तो यहाँ पे बोलता है बिसाइड देयर आर सेवरल फैक्टर ऑफ लर्निंग सच एज इंटरेस्ट, मोटिवेशन, टीचिंग लर्निंग, सर्कमस्टांसेस एटसेट्रा, ठीक है। तो सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चा का एक इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जो वो सीख रहा है ना उसके लिए उसको मोटिवेटेड होना चाहिए कि हाँ मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो वहाँ का सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, क्या वो कर रहा है, कैसा वहाँ का जगह है। ज्यादा हल्ला गुल्ला या शोर शराबे वाले जगह में वो सीखेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। इसलिए चलते इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो आप बोलते हैं द रेट एंड अमाउंट ऑफ लर्निंग ऑफ द सेम पर्सन इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम ड्यू टू दिस फैक्टर, ठीक है। इसी के चलते हर एक इंसान जो होता है, सेम इंसान जो होता है ना, उसको भी सीखने में कभी कभी तकलीफ होती है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर की वजह से। कभी कभी हम ही लोग का क्या होता है, हम लोग अगर सीख रहे हैं किसी भी चीज को, ठीक है, मैं आज सीख रही हूँ तभी तो आपको सिखा रही हूँ ना, मैं जो सीखती हूँ वही आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा ही इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कल से वीडियो बनना बंद हो जाएगा। तो इसी के चलते बोला जाता है कि एक ही इंसान है लेकिन उसमें भी इन सारे फैक्टर्स की वजह से उसका भी अधिगम में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए बोलता है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कुछ बच्चों पे रिसर्च किया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसको एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया, तो उससे क्या बना, एक डायग्राम बना जिसको कि हम बोलते हैं कर्व ऑफ लर्निंग, ठीक है, मतलब सीखने का वक्र, जिसको कि आप लर्निंग कर्व बोल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। यहाँ पे केट्स एंड अदर्स ने बताया है कि कर्व ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, स्टेट एंड लिमिट ऑफ इंप्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस, ठीक है। जो भी कुछ आप प्रैक्टिस करते हो, जो भी आप सीखते हो, तो सीखने का जो प्रक्रिया होता है ना उसमें उतार चढ़ाव आता है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पे बोलता है अगर आप उस सीखने की प्रक्रिया को अगर एक ग्राफ पेपर पे लेके ड्रॉ करोगे ना तो आपको वहां पे देखेगा कि कहाँ कहाँ पे आप नीचे गिरे हो, फिर कहाँ ऊपर चढ़े और कहाँ पे आप स्टेबल हो गए हो, ठीक है। तो इसी के चलते इसको बोला जाता है लर्निंग कर्व, ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो इसके 4 कर्व को हम लोग अच्छे से देख लेंगे कि किसको क्या क्या बोलते हैं और किसका क्या क्या नाम है, और इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला यहाँ पे है कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न, जिसको कि हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन कर्व भी बोलते हैं। सेकंड, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसको कि हम लोग एक्सेलरेशन कर्व और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व बोलते हैं, ठीक है।
फिर थर्ड वन है कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, जिसको कि हम रिटार्डेटिव कर्व भी बोलते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व भी बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज कॉम्बिनेशन कर्व, जिसको कि हम ए शेप कर्व बोलते हैं। कॉम्बिनेशन कर्व में क्या होता है, जो भी आपका इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न आता है वो दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो हम सबको एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न, इसका मतलब क्या है कि दिस कर्व इज एसेंशियली अ स्ट्रेट लाइन। ये कर्व आप देख पाते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है, इट शोज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रेट ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग। तो ये आपको एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म रेट ऑफ प्रोग्रेस देता है, ठीक है। ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये कांस्टेंट चलते रहेगा जहां से आप स्टार्ट किए हो इनिशियल पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, ठीक है। तो इसी के चलते इसको एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया जाता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है व्हेन द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ लर्निंग इंक्रीजेस विद एक्सरसाइज एंड टाइम इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि आप इसको देख सकते हो, एक जो वाई एक्सिस है उस पे मैंने परफॉर्मेंस डाला है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम को बता रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप किसी भी चीज को करोगे, जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस में लाओगे, उतना ही ज्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा। वही बता रहा है कि अगर आप इंक्रीज करते हो आपका एक्सरसाइज एंड टाइम, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट है ना वो भी लर्निंग का बढ़ेगा, ठीक है। लर्निंग आपका इंक्रीज होगा जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। इसी के चलते इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन कर्व और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व, ओके। क्योंकि इसमें आपका जो इनिशियल पॉइंट है ना, वहां से आप डाउन नहीं जा रहे हो, आप वहां से बस सीखते जा रहे हो, मतलब ऊपर बढ़ रहे हो, मतलब इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, व्हेन अ लर्नर लर्न्स at a rapid rate in the beginning and learns in a large amount also, and then his rate of learning stabilizes and after some time his rate and amount of learning falls, ठीक है। तो ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं, या तो फिर आप इसको रिटार्डेटिव कर्व बोल सकते हो, या तो आप इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में, ठीक है, जब आप इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हो, वहां से आप सीखना स्टार्ट करते हो, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ पे आप फिर गिरने लगते हो। तो ऐसा सिचुएशन कब आता है, जब एक बच्चा, ठीक है, उसको एक नया चैप्टर मिला, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उसको सीखने के लिए, ठीक है, और उसका वो इंटरेस्ट है। तो जब उसका इंटरेस्ट यहाँ पे जब आता है, तो इंटरेस्ट जब हम लोग को आता है तो हम उसको करते हैं, ठीक है। जब करना स्टार्ट करते हैं तो वो करते जाता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब उस बच्चे को क्या होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वहां पे वो क्या करता है, नीचे की ओर गिरते चला जाता है। इसी के चलते इसको बोला जाता है रिटार्डेटिव कर्व, जहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट तो अच्छा है, आप इंक्रीज कर रहे हो रैपिड रेट से, ठीक है, लेकिन अचानक से आप गिर जा रहे हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कॉम्बिनेशन कर्व, जिसको कि हम लोग ए शेप कर्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि समटाइम बोथ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेटिव टेंडेंसीज आर सीन टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम एक बच्चे में दोनों चीजों को देख पाते हैं, एक्सेलरेशन को भी देखते हैं, रिटार्डेटिव को भी देखते हैं। तो ऐसा सिचुएशन कब बनता है, जब आप किसी नए चैप्टर को स्टार्ट करो, ठीक है, और वो चैप्टर आपका बहुत ज्यादा हार्ड है। तो आप यहाँ से इनिशियल रेट से स्टार्ट तो करोगे, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगा। फिर आप जब वो चीजों को सीखने लगोगे तो आप वहां से बढ़ोगे, लेकिन एक पॉइंट पे जाके फिर आप अटक जाओगे, और अटक जाओगे ना तो फिर आपको मन नहीं करेगा, तो वहां पे वो आपका पठार बनने लगेगा, ठीक है, जिसको कि हम लोग प्लेटूज भी बोलते हैं, ठीक है। फिर वहां से आप किसी की सहायता से, अपने टीचर की हेल्प से, अपने फ्रेंड्स की हेल्प से, या फिर आप खुद को मोटिवेटेड करके आगे बढ़ोगे, तो फिर आपका बढ़ने लगेगा। तो इसी के चलते इसको बोला जाता है कि एक बच्चे में आप एक्सेलरेशन और रिटार्डेटिव दोनों देख पाते हो। इसी की वजह से मनोवैज्ञानिकों ने इस कर्व को एस शेप नाम दिया है, क्योंकि ये ऊपर नीचे एस की तरह दिखता है, इसी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ABCD करके डिनोट किया गया है उसी को बताया गया है, राइट। तो यहाँ पे हम एक बार में ही चारों को देख पाते हैं। ये जो है आपका वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, वो सीख रहा है बहुत इनिशियल स्पीड में, लेकिन आगे जाके वो गिर जा रहा है क्योंकि उसको चीजें समझ में नहीं आ रही है। सेकंड हम देख सकते हैं कि वो स्टार्ट करते हैं और उसी अपने मेहनत पे वो लगा रहता है, जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करता है वो आगे बढ़ते जाता है, इसके चलते वो बढ़ रहा है। और स्ट्रेट लाइन वाला आपको पता ही है, जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट रेट में चल रहा है, और ए शेप जहाँ पे आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे मीनिंग ऑफ प्लेटूज ऑफ लर्निंग, ठीक है। बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, कि आप जब सीखते हो तो सीखने के क्रम में एक पठार बन जाता है, मतलब एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते, आपके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप उस लिमिट तक पहुंच गए हो, या तो फिर आपको वहां पे पहुंचने के बाद चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, आप उसी से बोर हो रहे हो। तो इसी की वजह से यहाँ पे बोलता है कि उस जगह पे क्या बन जाता है, प्लेटूज बन जाता है, मतलब एक पठार बन जाता है, ठीक है। तो बोलता है साइकोलॉजिस्ट फाउंड इन देयर स्टडीज द मोस्ट चिल्ड्रन
comparatively more in amount and rate in the beginning, ठीक है, their amount and rate of learning stabilize after some time, there is no progress in it, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अमाउंट में सीखते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है वो जाके रुक जाते हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है। देयर इज नो प्रोग्रेस इन इट, कुछ टाइम के बाद उनमें देखोगे कोई प्रोग्रेस ही नहीं होता है। आफ्टर दैट द रेट एंड अमाउंट ऑफ लर्निंग इम्प्रूव्स ओनली व्हेन द फैक्टर ऑफ learning become favorable, and in case the factor become unfavorable, rate and amount of learning decreases, ठीक है। सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो वो आपके फेवर में है, मतलब आप उसको लाइक कर रहे हो, ठीक है, वो चैप्टर आपको पसंद है या फिर वो आपके फेवर में है तो आप उस चीज को पढ़ोगे तो फिर से आप इम्प्रूव करोगे। अगर वो अनफेवरेबल है, जो आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा, आप फिर से वहां से नीचे गिरोगे। तो इसी टाइप के जो प्रोग्रेस होते हैं ना उसको ही हम लोग जो बोलते हैं, उसी को ही मनोवैज्ञानिकों ने बोला है लर्निंग प्लेटूज, मतलब अधिगम का पठार, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ से जब बच्चा स्टार्टिंग में सीखना स्टार्ट करता है ना तो सीखते जाता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वहां पे वो रुक जाता है। तो जो ये आपका ए और बी डिनोट कर रहे हैं, ये आपका स्टेबलाइज वाला मोड है, जहाँ पे बच्चा एकदम से रुक जाता है, ठीक है। और अगर उसको चीजें समझ में आई तो बढ़ेगा, अदरवाइज वो नीचे गिर जाएगा। तो यही है आपका प्लेटूज। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ प्लेटूज, ठीक है। तो प्लेटूज का डेफिनेशन में रॉस ने बोला, यहाँ पे बोलता है कि प्लेटूज आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इंडिकेटिंग अ पीरियड वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड, ठीक है। तो ऐसा जगह जहाँ पे कोई परफॉर्मेंस ही नहीं होता है, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं होता उसके परफॉर्मेंस में, उसको दर्शाता है, उसी को हम लोग प्लेटूज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या क्या कारण है, ठीक है, मतलब प्लेटूज बनने के क्या क्या कारण होते हैं, मतलब कॉजेज ऑफ प्लेटूज ऑफ लर्निंग। अधिगम के समय में ऐसा क्या होता है कि हमारा पठार बन जाता है, मतलब हम सीखना छोड़ देते हैं या तो फिर हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे कुछ कॉजेज हैं जिसको कि हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे बोलता है साइकोलॉजिकल लिमिट, ठीक है। तो हर इंसान का सीखने का एक लिमिट होता है, वो साइकोलॉजिकल है, ठीक है। उसके बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते हो। तो अगर जब आप उसके बियॉन्ड जाते हो किसी भी चीज में तो वहां पे आप एकदम से रुक जाओगे, आप आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे। तो इसी के चलते बोलता है कि साइकोलॉजिकल लिमिट जो है ये भी एक कॉज है प्लेटूज बनने का लर्निंग के टाइम पे, ठीक है। फिर बोलता है लिमिट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। जितना आपका बौद्धिक क्षमता है और जितनी आपकी एबिलिटीज है दिमाग की, उससे ज्यादा आप सीख ही नहीं पाओगे। एक पॉइंट पे जाके आपका दिमाग खुद ही रुक जाएगा, बोलेगा यार बस बहुत हो गया, अब नहीं सीखना। तो यही होता है कि वहां पे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी एक कारण बन जाता है पठार बनने का। थर्ड वन इज लिमिट ऑफ इंटरेस्ट, अटेंशन एंड मोटिवेशन, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का नहीं हुआ, ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो या तो फिर आप उस चीज को लेके मोटिवेटेड नहीं हो तो आप वहां पे भी नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पे भी एक पठार बन जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे बोलता है कि लिमिट टू गेट नॉलेज, ठीक है। तो हर बच्चा जो होता है उसका एक अपना लिमिट होता है, ठीक है, किसी भी चीज को गेन करने का, ठीक है। अगर आप उसको जबरदस्ती करोगे तो भी वो उस चीज को नहीं ले पाएगा, तो वहां पे भी एक पठार बन जाता है। फिर बोलता है टीचिंग मेथड, ठीक है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो अगर बच्चों के बारे में जानता ही नहीं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है या फिर कैसे उन पे इंटरेस्ट जगाना है, तो वैसे जगह में बच्चा क्या करेगा, उसको लगेगा अरे यार क्या बोरिंग टीचर है, क्या बोरिंग पढ़ा रहा है, तो उस सारी चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी उसका एक पठार बन जाता है, वो मतलब सीखेगा ही नहीं क्योंकि वो बोर हो रहा है, वो तो टीचर की बातों को सुन ही नहीं रहा है, ना समझने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के चलते टीचिंग मेथड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी एक कॉज है। नेक्स्ट टाइम बोलता है टीचिंग लर्निंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आप सीख रहे हो, अगर क्लासरूम में सीख रहे हो तो क्लासरूम का वातावरण काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लाइटनिंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने के लिए अच्छे से जगह होनी चाहिए, ठीक है। ब्लैक बोर्ड इतनी दूरी पे होनी चाहिए जहाँ से आपको सब कुछ चीजें दिख रही हो, ठीक है। तो अगर आपका सीखने का जगह अच्छा होगा तो भी आप सीख पाओगे अच्छे से, अगर नहीं होगा तो वहां पे भी एक पठार बन रहा है क्योंकि बच्चे को सीखने में ट्रबल हो रहा है, वो सीख ही नहीं पा रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा है चीजों को। अगर ब्लैक बोर्ड में टीचर कुछ लिख रही है तो उसको दिख ही नहीं रहा है क्योंकि लाइटनिंग का प्रॉब्लम है। तो इसी के चलते ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी एक कॉज बन सकता है, ये पठार बन सकता है, ठीक है। तो लर्निंग मटेरियल, ठीक है, लर्निंग मटेरियल जो भी है, जो बच्चे को पढ़ना है, अगर उससे मैच नहीं कर रहा है तो बच्चा वो भी बोलेगा अरे यार ये क्या दे दिया है इन लोगों ने, तो वहां पे भी उसका एक पठार बन रहा है। तो ये सारे कुछ कॉजेज हैं जो कि सीखने के दरमियान एक बच्चा फेस करता है, जिसकी वजह से एक पठार बन जाता है, जिसकी वजह से उसका सीखने का गति जो है वो एकदम से रुक जाता है। तो इन सारी चीजों को मिनिमाइज करने के लिए भी तरीका है। तो क्या तरीका है, तो ये
कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, इसको हम लोग देख लेंगे। पहले यहाँ पे बोलता है फिजिकल हेल्थ एंड रेस्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। अगर आप बीमार हो तो जबरदस्ती कोशिश ना करो पढ़ने का, नहीं तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो वैसे समय में क्या करना है, आपको रेस्ट करना है, अपने बॉडी को थोड़ा आराम देना, अपने दिमाग को थोड़ा आराम देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलता है इंक्रीज इन इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि कोई भी बच्चा जो होता है ना, वो एकदम उसका IQ 100 नहीं होता है, ठीक है। हर इंसान का सीखने का एक अपना तरीका होता है और उसके बियॉन्ड वो सीख ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ हद तक हम इसको बढ़ा सकते हैं मेडिटेशन करके, योगा करके, ठीक है। तो ये सब करेंगे तो भी आपका वहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाने का तरीका बढ़ेगा, जिसके जैसे कि प्लेटूज जो है सीखने के वो थोड़े कम होंगे, ठीक है। फिर थर्ड वन इज कंटिन्यूटी इन इंटरेस्ट, अटेंशन एंड मोटिवेशन, ठीक है। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है, अगर टीचर कोशिश करे तो उन सारे सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड बना सकता है बच्चों के लिए, जिसमें कि बच्चा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करे, ठीक है। टीचर ही एक होता है जो बच्चे को मोटिवेट कर सकता है, तो ऐसा अगर करेंगे तो उसका जो सीखने का पठार है वो कम होते चला जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ वन इज कंसिडरेशन ऑफ लिमिट ऑफ नॉलेज, ठीक है। जबरदस्ती बच्चे को नॉलेज देना नहीं चाहिए, ठीक है। एक लिमिट होता है हर बच्चे का गेन करने का, उससे अगर बियॉन्ड जाओगे तो बच्चा लेगा ही नहीं। इसके चलते उतना ही पढ़ाओ जितना बच्चे को समझ में आ रहा है, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सर्कमस्टांसेस बताया, क्लासरूम का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, जहाँ कहीं भी आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, वहाँ का एटमोस्फेयर अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बच्चा सीखे अच्छे से, मन लगा के पढ़ाई करे, तो वहाँ पे भी उसका पठार कम होगा। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, ठीक है। जो भी बच्चा सीख रहा है या फिर सीखना चाहता है, उसी से रिलेटेड उसको नोट्स प्रोवाइड करे, उसी से रिलेटेड उसको हर मटेरियल प्रोवाइड करे, तो यहाँ पे भी बच्चा सीखने में इंटरेस्ट लेगा और उसके जो पठार है सीखने के वो कम होते चले जाएंगे। तो यही है आपका सीखने के पठार को कम करने का तरीका, जहाँ पे आप प्लेटूज जो बनता है ना उसको आप रोक सकते हो, ताकि जो बच्चा सीख रहा है वो रुके नहीं, वो अपना गति पकड़ के चलते चला जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन में, ठीक है। लर्निंग कर्व का इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन में, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। बोलता है लुकिंग एट द लर्निंग कर्व ऑफ अ स्टूडेंट इट कैन बी टोल्ड एट अ ग्लांस व्हाट द रेट ऑफ हिज लर्निंग, ठीक है। जब हम उसको देखेंगे तो हम लोग को ऐसे पता चल जाएगा बच्चा कहाँ पे है, वो अच्छे से सीख रहा है नहीं सीख रहा है, फिर उसके सीखने के क्षेत्र में पठार बन रहा है नहीं बन रहा है, इसके लिए ये जरूरी है। फिर बोलते हैं कि लर्निंग कर्व शोज द लिमिट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, ये टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लर्निंग कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि लर्निंग कर्व जब आप देखोगे ना तो ऐसे पता चल जाएगा आपको कि बच्चा का फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज मतलब कितना है, वो कितने हद तक सीख सकता है, राइट। फिर बोलता है कि लर्निंग कर्व shows that the rate of learning is generally rapid in the beginning. It is necessary to maintain it for इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप कर्व को देखोगे तो आप कर्व को देख के पता कर पाओगे कि बच्चा का जो सीखने का जो तरीका है वो रैपिड में बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है, उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको लर्निंग कर्व के द्वारा पता चल जाती है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं लर्निंग कर्व shows that if the rate and amount of learning is slow in the beginning there is no worry, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अगर हम लोग उसको देखते हैं जब कर्व को, अगर हम लोग वहाँ पे देख के पता चलता है कि बच्चा का जो सीखने का जो रेट है वो बहुत स्लो है स्टार्टिंग में, तो उसके लिए हमको टेंशन नहीं लेना है। हमको क्या करना है, पहले बच्चा क्या करता है खुद से सीखता है, लेकिन सेकंड टाइम पे हमको क्या करना है, उसको थोड़ा एफर्ट पुट करना है, तुम कर सकते हो, उसको थोड़ा मोटिवेट करना है जिससे कि वो सीख पाए, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलता है लास्ट वन, इट शोज दैट व्हेन द स्टेट ऑफ प्लेटो इज बेस्ड इन द लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड, व्हेन अ टीचर नोन इट ही कैन फाइंड आउट द कॉज बिहाइंड इट एंड कैन इम्प्रूव देम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब आप लर्निंग का जो कर्व देखोगे उसको देखिए, अगर आपको लगता है कि बच्चा एकदम से रुक गया है, उसका कहीं पे विकास नहीं हो रहा है, गति नहीं हो रहा है, तो इसको देख के एक टीचर क्या करेगा, एक सॉल्यूशन निकालेगा जिससे कि वो बच्चे को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, और उसके जो प्लेटूज है उसको रिमूव कर सके। यही है आज का आपका टॉपिक, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो प्लीज इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।